सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके उपस्थित हुई हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है और आपसे मतलब अनुरोध है कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो मुख्य बिंदुओं पर आधारित है ये वीडियो, ठीक है। तो आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर अध्ययन करेंगे और इसमें हम उनके लेखन कार्य को उनके थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास भी समय नहीं है। तो हम 5-7 मिनट का या 10 मिनट का ही हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ध्यान से, तो हमें वो चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं, है ना। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा उनका लेखन का, थोड़ा उनकी जो जो उन्होंने साहित्य में काम किया है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1899 और 15 अक्टूबर 1961 में उनकी मृत्यु हुई थी। वो हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा ये इनके साथी थे और इस युग में ही इन्होंने बहुत कुछ काम किया था, चारों ने मिलके, निराला ने, पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने और महादेवी वर्मा ने। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख 4 लोग जो हैं, ये चारों स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। उन्होंने कहानियाँ और उपन्यास, निबंध भी लिखे थे और इनकी जो मुख्य ख्याति विशेष रूप से हुई है वो हुई है हमारे कविता के कारण, क्योंकि जो उनकी कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। और सबसे जो उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने यथार्थ को बोला है ना, और अपने जो भावों को इन्होंने व्यक्त किया है, वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव का प्रतीक है। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया है, यथार्थ को प्रमुखता चित्रित किया है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। और 1930 में उन्होंने प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। ये लाइन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कहीं भी पूछी जा सकती है आपसे किसी भी पेपर में, जो भी आप टेस्ट देंगे या जो भी आप कंपटीशन का पेपर देते हैं। तो मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई है या किसने कही है या किस ग्रंथ में कही गई है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा उनका लेखन कार्य देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या मतलब कविताओं के माध्यम से क्या क्या चीज़ें कही हैं। तो देखिए, अनामिका है 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय यानी कि 2 भी ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्तिपुर जैसी कविताओं का संकलन है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा, ठीक है। तो ये इनकी कविताएं हैं और कविताओं के माध्यम से इन्होंने जो भी संदेश दिया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ही यथार्थ का चीज़ों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ हम इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ते हैं कि इनके जो उन्होंने उपन्यासों में कही है, मैं आगे भी इस चीज़ को थोड़ा सा और जो उसमें मुख्य बिंदु हैं और भी पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो अभी हम थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम उसके, क्योंकि किसी भी हम एकदम ब्रॉड लेवल पर पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। हमें बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद में हम उसके अंदर का अध्ययन करेंगे। उपन्यास हैं इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्किसुर बकरहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे जो कि अपूर्ण लिखा है, चमेली, इंदुलेखा और तकनीकी, ये इनके क्या हैं, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह हैं लिली, सखी, संकुल की बीवी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चतुरी चमार भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जिसमें से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन सी इसमें से आने की संभावना है। तो देखते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, ये तो जो इनकी जो कविताएं हैं उनको तो आपको सबका अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि कोई भी कविता उठ के आ जाती है और ये पूछा जाता है ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है।
उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्किस और बकरा, चोटी की पकड़, काले कारमल, चमेली, तो ये पूछे जाते हैं। तकनीकी अभी तक नहीं पूछा गया है, जैसा मैंने अब तक जो भी अध्ययन किया है, तकनीकी और इंदुलेखा अभी तक नहीं पूछा गया है। यदि किसी पेपर में पूछा गया हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं लिली सखी, जो कि कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में संकुल की बीवी और चतुरी चमार बहुत अधिक पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखी हुई हैं। निबंध आलोचना रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संग्रह, जिसमें कि ये रविंद्र कविता कानन बहुत बार पूछा गया है पेपर में। इसके बाद डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने कहा है कि कवि निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर हैं। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ होती हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, कि जैसे मानो ये पंक्ति इन्होंने दे दी और ये पूछा गया कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का हो, आप किसी भी चाहे मतलब किसी भी उसका कंपटीशन का आप पेपर दे रहे हैं, पेपर में तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं हर कवि के, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये द्वारका प्रसाद सक्सेना के शब्दों में है। महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक है। उनकी कीर्ति का आधार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता सरीखी लंबी कविताएं हैं, जो उनके प्रसिद्ध गीतों प्रयोगशील कवि कर्म के साथ साथ रची जाती हैं। उन्होंने पर्याप्त कथा और कथितर लेखन भी किया। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। वे मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति का पक्षधर रखते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कविता की मुक्ति के पक्षधर कौन है, तो आपको आपके सामने आंसर होना चाहिए कि कविता की मुक्ति के पक्षधर निराला जी हैं। सरोज स्मृति जो है वो उन्होंने अपनी बेटी पर लिखी है, उनकी बेटी है। और राम की शक्ति पूजा में तो आपको पता ही है, जब राम और रावण का युद्ध होने जा रहा था उस समय पर जब राम आराधना करते हैं अपनी देवी की, तो उस समय जो भी उन्होंने लिखा है मतलब काव्य, वो अपने आप में एक मतलब ऐसा लगता है पढ़ के कि वास्तव में ही कितना दर्द भरा है और यथार्थ को लिख दिया है। कुकुरमुत्ता में पूंजीपति और आपके जो शोषक वर्ग होता है वो उनके उसके बारे में कुकुरमुत्ता के माध्यम से उन्होंने क्या कहते हैं इसको बताने की कोशिश की है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं वो आपके किस तरह से शोषण जो आपके जो मज़दूर वर्ग होता है किस तरह से उन पर अत्याचार किया जाता है। तो कुकुरमुत्ता में आपने देखा होगा बारिश के दिनों में एक जो क्या कहते हैं छतरी सी वाइट रंग की मिलेगी, नीचे पतली सी डंडी होती है। तो इस तरह से आप इस तरह से मान लीजिए एक पतली सी डंडी जो कि आपको बारिश के दिनों में मिल जाएगी इस तरह से। और ये अधिकतर लकड़ी, जहाँ पर लकड़ी पुरानी लकड़ी पड़ी हुई होती है या फिर आपके कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ जो थोड़ा सा सड़ रही होती है चीज़, वहाँ पे ये ऑटोमेटिक उगाता है। लेकिन जो गुलाब होता है ना, जैसे गुलाब का जो फूल होता है वो आपके क्या होता है कि वो ऐसे ही नहीं उगता, उसके लिए काफ़ी खाद पानी और काफ़ी उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी का इन्होंने कुकुरमुत्ता के माध्यम से वर्णन किया है। धन्यवाद आपको। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और वीडियो को पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक एंड शेयर करवाइएगा। धन्यवाद।